नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उतारने की तैयारी कर रही है। इस बीच सड़क से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ एक चेहरा भी मोदी और कांग्रेस दोनों के सपनों में पलीता लगाने के लिए मैदान में उतरने जा रहा है। यह चेहरा है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली में केजरीवाल की धमक और लोकसभा की लड़ाई में आम आदमी पार्टी की दस्तक से बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमे में बेचैनी है। कांग्रेस राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज में जुट गई है तो प्रियंका गांधी आज से सक्रिय भूमिका में दिखने लगी हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी को सिंहासन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। इन तैयारियों को टक्कर देने को बेकरार देख रही है केजरीवाल की पार्टी। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी देश की करीब 150 सीटों पर, शहरी सीटों पर खासतौर से मजबूती से ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। एक सर्वे के मुताबिक देश की 160 सीटों के नतीजों पर सोशल मीडिया असरदार भूमिका निभा सकता है। शहरी मतदाताओं पर आम आदमी पार्टी का असर और ये आंकड़े बीजेपी और कांग्रेस दोनों को डरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज माना कि सोशल मीडिया में उनकी पार्टी बुरी तरह पिछड़ रही है, लिहाजा मोदी 9 जनवरी को ही बीजेपी के आईटी सेल के दिग्गजों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शहरी वोटर तय करेंगे देश के प्रधानमंत्री का नाम, और क्या 150 सीटों पर, शहरी सीटों पर मोदी की मुसीबत बनेंगे केजरीवाल। इन सवालों पर बात करेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए कितनी बेचैनी है कांग्रेस और मोदी खेमे में। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की चमक धमक और 2014 की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल की आहट के संकेतों से राष्ट्रीय राजनीति में खलबली साफ दिख रही है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की मुस्कुराहट के कांग्रेस के बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। संगठन से जुड़े नेताओं को फरमान जारी हुआ है कि चुनाव लड़ना हो तो पद छोड़ें। प्रियंका गांधी सक्रिय भूमिका में दिख रही हैं। प्रियंका के बुलावे पर कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के घर जुटे। चर्चा लोकसभा चुनाव में प्रचार के तरीकों पर हुई। सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाने की रणनीति बनी। उधर राहुल गांधी की छवि चमकाने के लिए 2 पीआर एजेंसियों को 500 करोड़ रुपए में हायर किए जाने की खबर भी है, जो विज्ञापन और बड़े कैंपेन का जिम्मा संभालेंगे। ये कैंपेन आम आदमी के सशक्तिकरण के कॉन्सेप्ट पर तैयार किया जा रहा है। राहुल को ऐसे युवा नेता के रूप में पेश करने की तैयारी है जो आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने का मादा रखता है। सोशल मीडिया पर बेहद शक्तिशाली हो चुके नरेंद्र मोदी को भी मात देने की तैयारी है। सोशल मीडिया की किलेबंदी में जुटे मोदी भी दिग्गज प्रोफेशनल्स के साथ मैदान में कूद पड़े हैं। टेक्नोवार की पहली ब्रिगेड में आईआईटी से जुड़े 60 सदस्य मोदी के सिटीजन फॉर अकाउंटेबल का काम देखते हैं। 200 सदस्य मोदी की बी टीम में हैं, जिसमें ज्यादातर इंजीनियर हैं। मोदी की सीएजी के सदस्य के तौर पर 60,000 कार्यकर्ता देश भर में सक्रिय हैं। सूत्रों के मुताबिक कैंपेन कमेटी की मीटिंग में मोदी ने माना कि सोशल मीडिया की जंग में बीजेपी पिछड़ रही है। पार्षद से लेकर जिला अध्यक्षों तक और मुख्यमंत्रियों से लेकर पार्टी के सभी मंत्रियों तक को फेसबुक और ट्विटर से जोड़ने और बड़े स्तर पर ट्रेनिंग सेशन का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। 9 जनवरी को होने वाली आईटी एक्सपर्ट की बैठक में मोदी खुद मौजूद रहेंगे। केजरीवाल फैक्टर के बाद ये जबरदस्त तैयारी इसलिए है क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक 160 संसदीय क्षेत्रों के नतीजे सोशल मीडिया से प्रभावित हो सकते हैं। साल 2009 में सिर्फ 25 लाख लोग फेसबुक से जुड़े थे, जिनकी तादाद 2014 में 9 करोड़ हो चुकी है। फेसबुक पर मोदी के 7 लाख फॉलोअर हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल को 14 लाख लोग फॉलो करते हैं। ट्विटर पर मोदी के करीब 31 लाख फॉलोअर हैं, जबकि केजरीवाल के करीब 10 लाख। दिल्ली चुनाव के बाद सियासी जमात के दिलों में बैठा केजरीवाल फोबिया और मौजूदा हालात बताते हैं कि देश के करीब 150 शहरी सीटों पर आम आदमी पार्टी का संगठन तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शहरी वोटर तय करेंगे देश का प्रधानमंत्री, और क्या 150 शहरी सीटों पर मोदी की मुसीबत बनेंगे केजरीवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जी हां, करीब 1 महीने पहले तक यही माना जा रहा था कि मुकाबला मोदी बनाम राहुल में है, लेकिन 8 दिसंबर के नतीजे के बाद, दिल्ली में ताजपोशी के बाद, केजरीवाल की ताजपोशी के बाद और खासतौर से पिछले 2 हफ्तों से जिस ढंग से केजरीवाल की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि देश की 300 सीटों पर केजरीवाल की टीम चुनाव लड़ेगी या केजरीवाल अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उसके बाद बेचैनी कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। खासतौर से इस बात को लेकर कि 150 करीब ऐसी शहरी सीटें हैं जहां शहरी मिजाज के मतदाता हैं, जहां जातीय समीकरण और बाकी तमाम मुद्दे कम काम करते हैं। शहरी मिजाज
कि मतदाता केजरीवाल के पक्ष में झुकाव उनका दिखता है, क्योंकि वहां सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीजों का असर है। सवाल यह उठता है, क्या यह असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा, और अगर दिखेगा तो क्या इसका नुकसान सबसे अधिक मोदी को होगा? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है आनंद प्रधान, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक। लखनऊ से हैं शरद प्रधान, दोनों का नाम प्रधान कॉमन है इसमें। वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार लखनऊ से। आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं प्रोफेसर आनंद कुमार। अनुराग ठाकुर बीजेपी नेता, जगदम्बिका पाल कांग्रेस नेता। सबसे पहला सवाल जगदम्बिका पाल से। जगदम्बिका पाल जी, कितनी चुनौती मानते हैं? कहा यह जा रहा है कि आज प्रियंका गांधी ने भी मीटिंग ली, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मिली, राहुल गांधी के घर पर मिली। अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी अमेठी जा रहे हैं 10, 11 को, 12 को वहां आम आदमी पार्टी की रैली भी है। तो ये सरदर्द, ये चुनौती, ये टेंशन केजरीवाल ने आपको दी है कि अगले 4 महीने के भीतर, 4-5 महीने में जो चुनाव होने वाले हैं, खासतौर से 150-200 ऐसी सीटें हैं, शहरी सीटें, जहां शहरी मतदाता हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा जो आपके लिए सरदर्द होगा। आप पार्टी की तरफ से ये मानते हैं या नहीं? देखिए, कोई चुनाव जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए और जो चुनाव लड़ता है उसके लिए चुनौती होता है। और जब 2014 का लोकसभा का चुनाव है, 2004 में हमारी सरकार थी, 2009 में हमारी सरकार है, 2009 की सरकार के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है, तो स्वाभाविक है कि उस ध्रुवीकरण को या उस कट्टरपंथिता को, सांप्रदायिकता को रोकने के लिए एक हम चुनौती तो हमेशा मानते हैं। और उस चुनाव की हमने तो पहले से तैयारी शुरू करी है चुनौती को। आपने देखा होगा जयपुर में जब हमारा सम्मेलन था तो वहीं तय हुआ वर्किंग कमेटी की तरफ से, जिसको पूरा AICC सेशन ने इंडोर्स किया। बिल्कुल अद्भुत सम्मेलन था, बहुत अच्छा राहुल गांधी का भाषण था। और उसके बाद जब चुनाव हुए राजस्थान में, तो आपका क्या हश्र हुआ जगदम्बिका पाल जी? वो देखा आपने कैसी तैयारी की कि जिस सूबे की राजधानी में आपने तैयारी की, उस सूबे से ऐसे बेदखल हुए कि आप किस कोने में गए उसका कोई हिसाब नहीं है। ये तैयारी थी आपकी? नहीं देखिए, चुनाव के उस तैयारी से चुनाव के परिणाम को आप दोनों को जोड़ नहीं सकते। अच्छा। अगर ये कहे कि राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में हम हारे दिल्ली में, तो उसके पहले हम कर्नाटका जीते, हिमाचल जीते, आसाम जीते, उत्तराखंड जीते। तो ये चुनाव में, और जो कि उसमें उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के पास थी। चलिए हम विधानसभा चुनाव पर बाद में बात करेंगे। हम शहरी मतदाताओं पर और आने वाली चुनौतियों पर एक बार जगदम्बिका पाल जी आते हैं, आपके पास भी दोबारा आएंगे। जरा हम शरद प्रधान और इनसे बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं शहरी मतदाता और ये मिजाज क्या है। आनंद प्रधान, आपसे ही एक हाल के दिनों में जो दिल्ली के नतीजे और उसके बाद से 1 महीने में देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, तमाम CEO, किसी इंटरनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले बड़े अधिकारी, बहुत ऐसे लोगों का रुझान हो रहा है आम आदमी पार्टी, जिनको हम प्रोफेशनल कहते हैं। प्रोफेशनल्स कहते हैं। और दिल्ली में जो सरकार में जो मंत्री हैं उसमें भी ज्यादातर प्रोफेशनल्स हैं। तो ये माना जा रहा है कि शहरी मतदाता उस तरह से रिएक्ट नहीं करता है जैसे गांव में होता है। वो बहुत दूसरे तरह के समीकरण होते हैं, जिसमें जातीय समीकरण, यादव बनाम यादव, कुर्मी बनाम कुर्मी, और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। क्या ये हम देख रहे हैं कि 100-150 ऐसी शहरी सीटें वहां केजरीवाल को फैक्टर बनेंगे? एक ध्रुवीकरण कुछ ऐसे इन दोनों पार्टियों से अलग होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है? मुझे लगता है कि देखिए, जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बना है, खास करके दिल्ली की जीत के बाद, ये जो एक भ्रम बना हुआ था कि इन दोनों बड़ी पार्टियों के होने के कारण जो एंट्री बैरियर है वो बहुत ऊंचा है और इसलिए कोई एक नई पार्टी इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सफलता हासिल की है, उसने ये बताया कि शहरी मतदाताओं ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक स्पेस है, और वो स्पेस ये है कि कांग्रेस और बीजेपी से और जो दूसरी मध्यमार्गी पार्टियां हैं उनसे उबे हुए मतदाता एक ताजी हवा की तरह से आम आदमी पार्टी का स्वागत कर रहे हैं। और जो एक महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी, जो अस्मिताओं की राजनीति थी, चाहे वो जाति की अस्मिता हो, चाहे धर्म की अस्मिता हो, चाहे क्षेत्र की अस्मिता हो, चाहे भाषाई अस्मिता हो, उसकी भी जो मजबूती थी वो थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। और एक नया एस्पिरेशनल क्लास एक दिख रहा है, एक आकांक्षाएं लोगों की काफी उभार पर हैं और
वो आकांक्षाएं, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, सड़क बिजली पानी का सवाल हो, वो दिख रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण वो एक फैक्टर परंपरागत पार्टियों के लिए आप मानते हैं बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, वो डिलीवर नहीं कर रही जी। शरद प्रधान आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अनुराग ठाकुर और आम आदमी पार्टी आपके पास भी आऊंगा, और जगदम्बिका पाल जी एक बार टिप्पणी लेता हूं। शरद प्रधान जी, लगातार हालांकि हम लोग इस पर बहस कर रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से पिछले एक महीने में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, लगातार हम देख रहे हैं उनकी पार्टी में तमाम लोग रोज ज्वाइन कर रहे हैं, और आने वाले 10 दिन में कुछ बड़े नाम, ऐसी खबर है कुछ बड़े नाम भी आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं उस पार्टी से। क्या आपको लगता है शहरी मतदाता, हम जानबूझकर बार बार शहरी मतदाता, अर्बन वोटर्स की बात कर रहे हैं, शहरी मतदाता इस बार इस विकल्प को आजमा सकता है और बड़ी तादाद में हो सकता है, जो मोदी के लिए और राहुल गांधी के लिए चुनौती बन सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर यूपी में जहाँ पे जाति समीकरण बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है हर चुनाव में, ये पिछले चुनाव से भी एक ट्रेंड शुरू हुआ था। बहुत सी सीटें, लिमिटेड सीटें थी जो कि जाति समीकरणों को तोड़ते हुए कैंडिडेट्स ने जीती। आज आम आदमी पार्टी के आने से एक ये उम्मीद और बढ़ गई है कि और आदमी सोचने लगा है कि नहीं, हमें चाहिए काम, हमें चाहिए भ्रष्टाचार से लड़ना हो। देखिए यूपी में जितना भ्रष्टाचार है शायद बिहार के अलावा उससे ज्यादा और कहीं नहीं होगा भारतवर्ष में। तो उस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए क्रूसेडर के रूप में आम आदमी पार्टी और उसके लीडर अरविंद केजरीवाल को देखा जा रहा है। तो उन्हें लोगों को यह उम्मीद जागी है कि एक फ्रेश, एक नए लोग जो कि राजनीतिज्ञ नहीं है, क्योंकि आम आदमी लेकिन सवाल ये उठता है, देखिए दिल्ली का समीकरण अलग था। दिल्ली में 1 साल पार्टी बनी, उसके 2 साल उसके पहले आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे हुए। क्या ये सारा करिश्मा या जो दिल्ली में कुछ हुआ, क्या ये देश में 150 सीटों पर, 100 सीटों पर, क्या ये फैक्टर बनेगा? क्या वही चीज लोगों को दिखेगी? चाहे 10-20 सीटों पर भी क्या केजरीवाल बढ़त और जीतने की स्थिति में आएगी? वो बहुत बड़ा सवाल है। या सिर्फ खेल बिगाड़ने के लिए 2, 4, 5, 10 हजार वोटों तक सीमित रहेंगे? क्या लगता है शरद प्रधान? उसके बाद में बाकी नेताओं के पास आऊंगा। शरद जी, ये सोचना कि 100 सीटें जीत जाएंगे, ये तो इम्प्रैक्टिकल बात है। नहीं, मैं असर की बात कर रहा हूं। नहीं है, इसको वक्त लगेगा और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बनना पड़ता है। हाँ, आप मुझसे कह रहे हैं ना? जी, मुझसे कह रहे हैं ना? जी जी जी। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बनने में वक्त लगेगा, ठीक है, लेकिन स्पॉइलर का रोल डेफिनेटली प्ले करेगी। और डैमेज बीजेपी को इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि बीजेपी इस वक्त विनिंग स्विंग पर है, बढ़ते हुए वो आगे उसका ग्राफ बढ़ रहा था। तो सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है मोदी को ऑलरेडी इस बात का खतरा पैदा हो गया है। इसीलिए परसों जिस तरह से वो जाकर के शामिल हुए रामदेव की रैली में दिल्ली में, उनके साथ डायस शेयर किया, उससे जाहिर होता है कि अब वो शायद रामदेव जैसे लोगों की भी मदद लेंगे, क्योंकि तो दोनों एक दूसरे की मदद करें। चलिए शरद जी, मोदी का बिल्कुल अपस्विंग था। रामदेव की मदद ले या नहीं, रामदेव मदद लेकर घूम रहे हैं वो पिछले 2-3 सालों से बीजेपी की मदद करने के लिए, और उसका क्या करिश्मा होगा? रामदेव ने ऐलान कर दिया कि 300 सीटों पर अकेले रामदेव जिता देंगे। लेकिन वो अलग मसला है शरद जी, उस पर आएंगे हम। एक बार चलते हैं, आम आदमी पार्टी के हैं प्रोफेसर आनंद कुमार प्रधान, और आनंद जी में कंफ्यूजन है। प्रोफेसर आनंद कुमार जी, अनुराग ठाकुर के पास जाऊं उससे पहले, आप सबसे अधिक किसको नुकसान पहुंचाएंगे? आप ही से पूछता हूं। सब लोग मोदी मोदी करें कि मोदी का रास्ता रोक लेंगे केजरीवाल, मोदी के रास्ते के रोड़ा बनेंगे केजरीवाल। आप किसको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएंगे, और सबसे बड़ा एनिमी कौन है? देखिए, अभी मैं गुजरात से लौटा हूं और इसके पहले मुझे उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जाने का मौका मिला था। दिल्ली में हूं ही। ऐसा लगता है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण करने वाली ताकतों और नेताओं को होगा। उसके बाद दूसरा नुकसान उनको होगा जो धन बल और बाहुबल का एक समन्वय करके सत्ता में आने के अभ्यासी रह चुके हैं। ऐसी दोनों तरह की उम्मीदवारों की छटनी जनता। लेकिन आपको उम्मीदवार मिल गए क्या इतने? क्योंकि बहुत आसान नहीं होता है दिल्ली में, जैसा मैंने पहले भी कहा, 1 साल 1.25 साल पार्टी हुई, इसलिए दिल्ली में बहुत कुछ संघर्षों से आपने सीखा और उम्मीदवार मिले। देश में ऐसे उम्मीदवार मिलेंगे या सिर्फ आप एक टोकन की तरह उम्मीदवार खड़े करेंगे और अभी से माहौल बना रहे हैं आप लोग? नहीं, हमने 5 शर्तें रखी हैं। पहला, चरित्र। दूसरा, किसी भी तरह का अपराधी पृष्ठभूमि न होना। तीसरा, किसी तरह का भ्रष्टाचार न होना। चौथा, किसी तरह की जातिवादी
हिंसा और अपराध न होना और पांचवा सांप्रदायिकता, जी इन 5 से जो मुक्त है वो आवेदन कर सकते हैं अपने इलाके के 1000 वोटरों का दस्तखत करा के। और आप यकीन मानिए कि हमारे यहाँ आवेदन की बरसात हो रही है। चलिए, आवेदन की बरसात हो रही है। आवेदन से नहीं पता चलता जीतेगा कौन, लेकिन चलिए हम आएंगे। अनुराग ठाकुर, चाल चरित्र चेहरा बीजेपी के लिए कहा जाता है, चरित्र तो इन्होंने ले लिया है, बाकी चाल और चेहरा छोड़ दिया है। अब सवाल उठता है अनुराग ठाकुर, आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आम आदमी पार्टी को? अभी अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक, ट्विटर, ये सब बहुत बड़े फैक्टर बनने जा रहे हैं। और मोदी की तरफ से भी सुना, कैंपेन कमेटी मीटिंग में कहा गया है कि हम पिछड़ रहे हैं। हमारे पास जो डेटा है उसके मुताबिक फेसबुक पर 14 लाख जो फॉलोअर्स हैं या जो चाहने वाले हैं केजरीवाल के, मोदी उसमें पिछड़ गए 7 लाख हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर, शहरी मतदाता, इसमें क्या आप चुनौती मानते हैं आम आदमी पार्टी को? देखिए, भारत में सैकड़ों राजनीतिक दल हैं और कहीं ना कहीं मीडिया को ये देखना चाहिए, जो हाल ही में 4 राज्यों के चुनाव हुए उसमें से 70% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन मीडिया पिछले 1 महीने से लगातार एक छोटे राजनीतिक दल का, जिसका दिल्ली में दूसरे नंबर पर थी, उसकी चर्चा ज्यादा कर रहा है। और वो राजनीतिक दल जो कहता था बच्चों की कसम खाकर कि हम लोग कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, उन्होंने सबसे पहले उछल कूद करके कांग्रेस का समर्थन लिया। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे शीला दीक्षित जी को जेल भेजेंगे। अनुराग जी, मैं आगे की भविष्य की बात कर रहा हूँ, भविष्य की बात कर रहा हूँ। चुनौती मानते हैं कि क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि मीडिया ज्यादा चर्चा करे, 1 मिनट अनुराग, मीडिया ज्यादा इसलिए चर्चा कर रहा है कि 1980 की बनी बीजेपी, उसके पहले जनसंघ है 50 के दशक की, 33 साल में आपकी पार्टी जहां पहुंची दिल्ली में 32 सीटों पर, 1 साल में वो पार्टी 28 पर आई। तो एक पार्टी जिसका उदय हुआ, जिसका इमरजेंस है, उसका जिक्र करना पड़ेगा, उसको खारिज नहीं कर सकते। और वो कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है जी। तो अनुराग, चुनौतियों की बात करें कि आप चुनौती मानते हैं या नहीं? इस पर सत्ता में भी रही जी, बीजेपी दिल्ली में सत्ता में भी रही, देश में भी रही, और कई राज्यों में जैसे मैंने गिनाया 70% सीटें जीतकर आई हैं। और देश में हर किसी को अधिकार है राजनीतिक दल बनाने का, लड़ने का। लेकिन आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। एक व्यक्ति कहता है कि जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए, दूसरा मना करता है, तीसरा कहता है सोचते हैं। तो नेशनल पॉलिटिक्स केवल आप अनुराग चुनौती मानते हैं कि नहीं? रेफरेंडम पर हम कल दिन भर बहुत बहस कर चुके हैं। अनुराग, आप चुनौती आम आदमी पार्टी को मानते हैं या नहीं, या वो चूक करेंगे जैसे दिल्ली में आप लोगों ने नहीं माना? क्योंकि देश भर में, शहरों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लग रहा परंपरागत पार्टियों ने उनके साथ धोखा किया, या जैसा वो चाहते थे उन पार्टियों का परफॉर्मेंस नेताओं का नहीं रहा है। ऐसे उबे हुए लोग बहुत सारे होंगे शहरों में। अंजुम जी, राजनीति में आप किसी को हल्का नहीं ले सकते, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ा, उतनी तेजी से 3 दिनों में गिरा है। जिस तरह की स्टेटमेंट्स इनके मंत्रियों ने दी है, आप सबके सामने आई है। जिस तरह से सरकार चल रही, सबके सामने है। केवल सोशल मीडिया देश में चुनाव नहीं जिता सकता, बहुत सारे कारण रहते हैं देश में चुनाव जीतने के, विचारधारा भी। और देश देख रहा है, मजबूत, निर्णायक और दूरदर्शी नेता चाहिए। और मैं यहां पर भी कह दूं, दिल्ली में कहा करते थे सीएम केजरीवाल, मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम, मोदी फॉर पीएम का नारा होता था। आज मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है बीजेवाईएम कैंपस एम्बेसडर्स का। सैकड़ों नौजवान सिर्फ इसलिए आए जो कहते हैं कि यहां पर हमें कहते थे कि केजरीवाल जी को सीएम बनाना है, लेकिन मोदी को हम पीएम मानेंगे। चलिए, वही लोग अपने पीएम की बात करते हैं। ये हमने भी बहुत सुना है, ये हमने भी बहुत सुना अनुराग, लेकिन अभी भी इसका मतलब आप किसी तरह की चुनौती नहीं मान रहे हैं। जगदम्बिका पाल जी, आपके पास आ रहा हूं, एक 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। प्रोफेसर आनंद कुमार, ये सच है, ये कहा गया, ये कई तरफ से आई, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी आई, कि आपके वोटर दिल्ली में कहते थे कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर केजरीवाल हो, प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी, वो है या नहीं? और अगर है तो आपको कैसे आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में आपको फैक्टर बनकर मोदी के लिए मुसीबत बनेंगे? नहीं, देखिए, वो जो संदर्भ था अजीत जी, वो ये था कि दिल्ली में हमको डॉक्टर हर्षवर्धन जी और श्रीमती शीला दीक्षित जी और श्री अरविंद केजरीवाल के बीच में चुनना है। हम अरविंद केजरीवाल को बेहतर मानते हैं। राष्ट्र में उस समय चयन था माननीय श्री राहुल गांधी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में। राहुल जी हिट विकेट हो चुके थे। जिस तरह से उन्होंने राजनीति को एक गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी का माहौल में अपने साथ जोड़ने का काम किया था,
कभी वो नक्सलवादी क्षेत्र में आदिवासियों के प्रवक्ता बनते थे और कभी वो दूसरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के लोकपाल बिल को लेकर के नॉनसेंस बिल कहते थे। इस सबसे लोगों को लगा कि भाई ये ठीक नहीं बैठता, तो चलो। अच्छा, आप क्या चाहते हैं संक्षिप्त, उसके बाद जगदम्बिका पाल के पास जाना है मुझे। प्रोफेसर आनंद कुमार, आप क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने, उनका रास्ता आप रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ उतर रहे मैदान में, या आप चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बने, या दोनों ना बने, अरविंद केजरीवाल बने? नहीं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी से हमको कोई सरोकार नहीं है। हमको इस देश को वैकल्पिक राजनीति देनी है जिसमें मोहल्ला सरकार और ग्राम सरकार और स्वराज का समाज बने, और इसके लिए क्रोनी कैपिटलिज्म पर हमला करना है। अगर ये उसकी वकालत करेंगे तो ये भी हमारे हमले के जद में आएंगे। अगर ये नहीं करेंगे, राजनीति के शुद्धिकरण में योगदान करेंगे, तो जनता इनका सम्मान करेगी। चलिए जगदम्बिका पाल जी, जब से दिल्ली में सरकार बनी है तब से कहा जा रहा है कि केजरीवाल टीम की तरफ से पहले जितने तीखे हमले कांग्रेस पर होते थे, चोरों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी, लुटेरों की पार्टी कहा जाता था, वो तीखे तेवर कम हो गए हैं। तो अब लगता है कांग्रेस भी कंफर्टेबल है, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि मोदी को शिकस्त तो आप नहीं दे सकते। कांग्रेस, कई बार लोग बोल रहे हैं कि मानसिक तौर पर कांग्रेस हार मान चुकी है, तो चलो अच्छा है केजरीवाल थोड़ा आगे बढ़े तो मोदी की राह मुश्किल हो। कांग्रेस कुछ इसी लाइन पर सोच रही है? नहीं है अजीत जी, ये कहां से आपने कह दिया कि कांग्रेस हार मान चुकी है, और कहां से अभी आप अरविंद केजरीवाल हो या कुमार विश्वास हो या उनके सिसोदिया मनीष हो, किसने अपने हमले कम किए हैं? हमने समर्थन दिया कि दिल्ली में चुनाव न हो। हम एक जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसको रहते हुए कि हमको चाहे उन्होंने जितनी भी गालियां दी, और आज भी समर्थन की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो वायदे पूरे करें। डेमोक्रेसी में हम केवल सत्ता में नहीं कि हम जीतें या हारें या सत्ता में रहें विपक्ष में रहें। आपने एक चीज देखा होगा, कांग्रेस पार्टी की जो अपने एक सिद्धांत रहे हैं, उन सिद्धांतों के तहत, और आज इस देश में अगर डेमोक्रेसी भी मजबूत हुई है तो कहीं न कहीं उसको श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है, क्योंकि उन्हीं सिद्धांतों ने आपको डुबा दिया। अब अगर अभी भी आप सिद्धांतों की जब बात करते हैं ना जगदम्बिका पाल जी, तो कहीं न कहीं आपको कोर्स करेक्शन करना चाहिए। कौन से सिद्धांत थे जिसने आपको डुबा दिया? कौन से सिद्धांत हैं जिसके लिए आपके भीतर इतनी बेचैनी है? आप उत्तराखंड की बात करते हैं, छोटे राज्य की यूपी में लुटिया डूबी उसकी बात नहीं करते हैं, 4 राज्यों में सिमटे उसकी बात नहीं करते। अभी आप करें, क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार बन रही है? वो दम वो मादा वो आपको लगता है आपकी पार्टी में है? वो हौसला है? अजीत अंजुम जी, आपको तो 1977 की भी याद होगी। बिल्कुल, हमको भी याद है। मतलब कांग्रेस के सामने इससे भी बड़ी चुनौती आई है जी। तो 77 में साफ हो गए, 80 में वापस आए, तो फिर मान लें कि आप 2014 में साफ होंगे, 17-18 में कुछ आएंगे? नहीं, अभी 2014 में हम कहाँ साफ हो रहे हैं? आपने जो कहा कि डुबो दिया, अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस डूब गई, डुबो दिया, तब मैंने उस पर उदाहरण दिया है। अगर अभी से आप फोरकास्ट कर दे तो आप बता दीजिए कौन प्राइम मिनिस्टर हो रहा है और कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही। कल तक आप मोदी को मतलब ये मान रहे थे कि मोदी ही इस देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे। मीडिया भी जिस तरीके से मोदी को कवरेज दे रहा था, आज अब आप एक महीने से फिर आपको कवरेज दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, तो आप अपना स्टैंड, मीडिया अपना स्टैंड बदल रहा है। नहीं, कवरेज इसलिए देना होगा, कवरेज इसलिए देना होगा कि 130 साल 128 साल 30 साल पुरानी पार्टी अगर 4 राज्यों में उसकी लुटिया डूब जाए और 1 साल पुरानी पार्टी अगर दिल्ली में सत्ता में काबिज हो जाए और आप उसको समर्थन देने के लिए छाती पर पीटते हुए भी छाती पर पत्थर रखकर समर्थन देने को मजबूर हो जाए, तो हमें उसको कवरेज देना होगा सर। और वो बेचैनी आपकी पार्टी में भी है और बीजेपी में भी है। जी नहीं, आप भूल गए अरविंद केजरीवाल जी 2 साल संघर्ष किए। आसाम के गुवाहाटी के छात्रावास से आपको याद होगा असम गण परिषद जी, प्रफुल्ल मान तो दिलगु फुकन जैसे लोग कहते हैं, वो सब याद है सर। असम गण तो हाँ तो आपको बिल्कुल याद है। मतलब तो अब उसके बाद फिर आज 3 टर्म से लगातार आसाम में कांग्रेस की सरकार है। चलिए, तो इसका मतलब मान लिया जाए कि इस बार कुछ नहीं होना। अजीत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 2 दशक में पहली बार जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं या जो बिना किसी जाति आधारित पार्टी है, वो किसी राज्य के सत्ता में पहुंची है और इतना बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन हम पिछले 2 दशकों में ऐसा पहली बार हो रहा है। पहली बार हुआ, बिल्कुल। तो जिस ढंग से बात आप अतीत की कर रहे हैं, एक बार अनुराग आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आपकी सुन लेते हैं। अनुराग।
मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करके दिल्ली को लूटकर खाली कर दिया था, आम आदमी पार्टी ने कहा इसके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। आज मिलाने के बाद अब वो उनको बचाने में लगी हुई है, जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। भ्रष्टाचार पर बोलने का आपको हक है क्या? येदियुरप्पा को वापस लाने के बाद हम रोज सभा में वापस आए, पूरे देश में एक संदेश है कि ये कांग्रेस की बी टीम बनके देश भर में काम करने वाली है, और कहीं ना कहीं सूडो सेक्युलरिज्म की जो राजनीति कर रहे हैं, जो बयान देने से पहले ये नहीं पता कश्मीर पर क्या बयान देना है, सेना के प्रति क्या देना है, और यहाँ पर अस्पताल में किसी बच्चे की मौत होती तब क्या कहना है, ये कह देना कि हम घर तक नहीं लेंगे, 10 कमरों का 2 फ्लैट। अनुराग जी, नहीं, एक जरूरी है ये, इस सवाल का चूंकि अनुराग जी ने उठाया है इसलिए पूछा जाना जरूरी है कि किस आधार पर आपकी पार्टी ने येदियुरप्पा जी को वापस लिया, और क्या आप देश को आश्वस्त कर रहे हैं कि जिन पर भी आपराधिक मुकदमे हैं उनको आप टिकट नहीं देंगे? ये क्या कह सकते हैं आप? बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं आपके टीवी चैनल पर कह रहा हूं ना, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को रिजाइन देने के लिए कहा था। आज राहुल गांधी जी वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ उनके पूरे परिवार फिर वो वापस कैसे आए? चलिए वापस कैसे आए? वो बावजूद निर्णय नहीं ले पाए। नहीं, हमने मुख्यमंत्री के पद, सुन लीजिए, मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी दिलवाया, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी। और जब चुनाव में आपकी पार्टी डूब गई, आपको लगा कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, तो आपने वापस स्वागत के साथ फूल माला पहनाकर उनको वापस मंच करा लिया। आडवाणी जी विरोध करते रहे, आडवाणी जी खुल करके लिखते रहे अपना ब्रेक के बाद वापस लौटते, फिर वापस उसी मुद्दे पर आएंगे। शहरी वोटर, शहरी मतदाता, शहरों में आम आदमी पार्टी का असर, क्या यह असर गुल खिलाएगा? क्या शहरी वोटर कुछ अलग ढंग से सोच रहे हैं? शहरों में मतदाताओं का जिस ढंग से रुझान पहले दिखा है, क्या शहरों में मतदाता बाकी इलाकों के मतदाताओं से अलग रिएक्ट करेंगे? और वो रिएक्शन कांग्रेस और बीजेपी के लिए क्या नुकसानदेह होगा? इसी पर चर्चा करेंगे।